कि यार हमारे पास अभी भी 6 महीने हैं और 6 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड वाला तो पढ़ लेगा, उन लोगों को तो टाइम मिल जाएगा 12th का बोर्ड का, तो फिर हम लोग कब से स्टार्ट करें बोर्ड का तैयारी करना। अगर आप केवल और केवल ये सोच रहे हो कि मैं घर से बैठ के जो है वो टेस्ट दे दूंगा तो नहीं चलेगा। सर 11th का जो रिवीजन करेंगे वो ज़्यादा नोट से करें या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इनके लिए प्लानिंग करें। प्लानिंग के अंदर हिस्से में ये होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। हेलो एवरीवन। और हाँ, है ना। और हम लोग बात करेंगे बेटा कि अब क्योंकि हमारे पास कुछ महीने बचे हैं और कुछ महीने के बाद नीट के एग्जाम है, तो कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं कि यार 6 महीने बर्बादी के अंतिम पराकाष्ठा पर हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। अब सर हमें लास्ट के 6 महीने में क्या किया जाए, तो 6 मंथ रेस्क्यू प्लान फॉर नीट 2026 2026 के लिए 6 महीने में क्या बेटर किया जा सकता है। जो बीत गया सो बात गई, चलो नया घर बनाते हैं, है ना। जो बीत गया सो बात गई, चलो नया घर बनाते हैं। तो इस 6 महीने में क्या बेटर किया जा सकता है, उन चीजों पर फोकस करते हैं। अब हाल फिलहाल में जिस टाइम पर हम टाइम फ्रेम में हम लोग आ चुके हैं, इसके बाद अगर कोई बच्चा 12th का है तो उसके लिए तो बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, और जो बच्चा 12th का नहीं है तो उसके पास भी लिमिटेड टाइम फ्रेम बचा हुआ है, ठीक है। तो इस महीने में क्या बेटर किया जा सकता है, तो सबसे पहली बात, अभी हाल फिलहाल में सर क्या क्या टेंशन चल रही है। सबसे पहली बात करता हूं क्या क्या टेंशन चल रही है। सर सबसे पहली टेंशन तो चल रही है, मेरा बैकलॉग है, बहुत सारा बैकलॉग है, ठीक है। अगर आपका 12th के बच्चे यदि हो और अगर आपका 11th का बैकलॉग है, 11th का बैकलॉग है ना, 11th का बैकलॉग है, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास मात्र और मात्र दिसंबर इज द लास्ट टाइम, यानी कि दिसंबर के एंड तक, दिसंबर एंड या फिर जनवरी के फर्स्ट 15 दिन, जनवरी 15 तक, यह आपके पास अंतिम समय है जब आप 11th को कंप्लीट कर सकते हो किसी भी तरह। उसके बाद आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। हाँ सर, कुछ बोलना चाहिए? हाँ, क्योंकि उसके बाद कोई टाइम आप लोगों को नहीं मिलेगा। दिसंबर एंड या फिर जनवरी 15 इज द लास्ट डेट जब तक आप 11th को कंप्लीट कर सकते हो। उससे पहले जितना जल्दी हो सके उतना कंप्लीट करें, क्योंकि उसके बाद तो आपके बोर्ड के एग्जाम्स आने हैं। अगर कोई ड्रॉपर का बच्चा है तो उसके इसमें उसके पास टाइम होता है कि ठीक है मेरे पास अभी मार्च भी बचा, अप्रैल भी बचा हुआ है, मार्च भी बचा हुआ है, पूरा बचा हुआ है, तो उस केस में उसके लिए वहां पर अलग कहानी है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो 12th वाले बच्चों के लिए तो ये रहती है कि यार दिसंबर के एंड तक जाते जाते 11th खत्म कर ले, दिवाली तक आपका 12th खत्म, उसके बाद में आपका 11th अगले 3 महीने 4 महीने में 11th खत्म करना है। उसके बाद बैकलॉग खत्म हुआ। बैकलॉग की सबसे बड़ी दिक्कत तो ये बैकलॉग ही है। इसके बाद दूसरी दिक्कतें क्या है भाई, कंसिस्टेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। कंसिस्टेंसी इज मच मोर रिक्वायर्ड कंपेयर टू इंटेंसिटी। कि सर मेरा दोस्त जो है वो तो सर 15 घंटे पढ़ता है और उससे इंस्पायर होकर मैंने भी दिन में 15 घंटे पढ़ता हूं, ये सब बोगस बात है। क्योंकि आप एक दिन 15 दिन पढ़ोगे, 5 दिन 15 दिन पढ़ोगे, छठे दिन या जो बीमार होगे या फिर उसके बाद पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं करेगा। तो इतनी हाई इंटेंसिटी नहीं चाहिए। कोई अगर नीट के बोलता है कि नीट के एग्जाम के लिए तो 24 घंटे में से 25 घंटे पढ़ने चाहिए तो इसका मतलब शायद वो पागल बना रहा है ना, कि सर 24 घंटे में से 23 घंटे पढ़ोगे तब जाके नीट निकलेगा, तो इसका मतलब है वो पागल बना रहा है। सीधी बात ये है कि भाई आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स काउंट नहीं करने हैं कि मैंने 20 घंटे पढ़ाई की, मैंने 15 घंटे पढ़ाई की। आप लिमिटेड टाइम फ्रेम में पढ़िए, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर कंसिस्टेंसी सही है तो इट विल ऑलवेज बीट द इंटेंसिटी। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी नहीं होता कि सर मैं तो डेली है ना 1 घंटा पढ़ता हूँ ये भी काम नहीं चलेगा। उसके लिए भी डेली पढ़ना है, और डेली कम से कम भी अगर बात करें तो 7 से 8 घंटे निकालने की, सेल्फ स्टडी में निकालने की कोशिश करें। 7 से 8 घंटे डेली अगर कंसिस्टेंटली अगर आप लोग निकाल रहे हैं तो जितने भी पाप हैं आप लोगों के अब तक के वो सारे धोए जा सकते हैं, सीधी बात, ठीक है। अब यार और क्या दिमाग में चल रहा है यार, ये दो प्रॉब्लम्स जो मुझे समझ में आती है कि यार सबसे पहले तो बैकलॉग है और दूसरा यार कंसिस्टेंसी को लेकर दिक्कत है। सर कंसिस्टेंसी को लेकर दिक्कत को रिजॉल्व कैसे करें? एक दिन पढ़ता हूं दूसरे दिन नहीं पढ़ता हूं, कैसे रिजॉल्व करें? तो मैं बता देता हूं, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, सीधे शब्दों में बोलो कोई ऑप्शन नहीं है। एक बात बोली जाती है, जब समुद्र में कूद ही गए हो तो तैर ही लो, डूबने में रखा कुछ नहीं, ठीक है। तो अब ये एक टाइम आ चुका है कि जब आपने अगर 2 साल से, है ना, आप लोग तैयारी कर रहे हो, 2 साल से 3 साल से, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं,
तो उनको ये पता है कि यार अब मेरा एग्जाम आने वाला है। 11th में तो क्या होता है बच्चा कि हाँ ठीक है अगले साल एग्जाम है, इस बार तो एग्जाम है नहीं, अगले देखेंगे, अगले साल देखेंगे। अब तो आ चुका भाई, है ना, एग्जाम सर पर है। तो इसका मतलब है कि अब तो भाई और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, अब तो करना ही है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखो कि एग्जाम पास में आने ही वाला है। अगर एग्जाम आपको लगता है कि एग्जाम दूर है, तो मैं आपको बता दूं कि कब ये महीने गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और कब मई से जून गुजरा, जून से जुलाई गुजरा, है ना, कब भारत पाकिस्तान वाला वो वार वाला मूवमेंट आया और उसके बाद दिवाली निकलने को है ना। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहां पर कंसिस्टेंसी, सबसे पहले तो बैकलॉग वाली बात पर फोकस करते हैं कि समय बीतता चला जा रहा है, बैकलॉग 11th का जितना भी बैकलॉग है वो दिसंबर एंड तक खत्म करना है। और इसके अलावा आपका 12th का कोई भी बैकलॉग है तो एज सून एज पॉसिबल उसको कंप्लीट करें। यानी कि आपका नीट के सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो एज सून एज पॉसिबल उनको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अब यार इसके अलावा आप लोग बताएं कि और क्या दिक्कतें आती है कि सर कंसिस्टेंसी के लिए तो मैं सीधा शब्द बोलूंगा भाई, है ना, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, है ना, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, तो सीधा बात है कि नो ऑप्शन, अब कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है ना। और एग्जाम सर पर है, और मेरे हिसाब से ये काफी है ना, क्योंकि यार हमारे को पता है कि यार जिस वीक में हमारा टेस्ट होता है ना उस वीक बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और अगर 4 वीक टेस्ट नहीं हो रहा ना मजे आते हैं, टेस्ट नहीं हो रहा पढ़ाई भी नहीं होती, है ना। जिस दिन टेस्ट होता है तो अपने आप पढ़ाई होती है, यानी कि जब लात पड़ती है तो अपने आप मन करता है कि अब तो पढ़ना पड़ेगा, अरे हाँ या ना। तो इन द सिमिलर वे अगर आपको अगर अभी भी फील नहीं हो रहा है, अभी भी एग्जाम लेट है, तो ये सच्चाई नहीं है, अब एग्जाम पास आ चुके हैं और कब ये समय बीत जाएगा शायद हमें आइडिया भी नहीं लगेगा। अब 12th बोर्ड में तो स्पेसिफिकली ये है कि सर 2 महीने तो सर हमारे 2 महीने 3 महीने तो हमें बोर्ड के लिए चाहिए, 2 महीने 3 महीने बोर्ड में गुजर गए तो महीने कितने बचे। अब यार स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं अगले 6 महीने में, तो हमारे पास मई में एग्जाम होने वाला, मई को तो मैं निकाल ही देता हूं, हमारे पास है अप्रैल यानी कि पहले 4 महीने बाकी हैं और अभी के 2 महीने बाकी है, अक्टूबर तो ऐसे ही गुजर जाना है, ठीक है। हमारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, टोटल मिला के यही 6 महीने बाकी हैं, एम आई करेक्ट? अरे हाँ या ना। अब यार नवंबर में क्या करें? सबसे पहली बात तो नवंबर में ये पहचाने हैं कि मेरा वीक टॉपिक कौन से हैं, है ना। आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स, और वीक पॉइंट्स में मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा वीक चैप्टर्स कौन कौन से, है ना, वीक चैप्टर्स कौन कौन से हैं। अगर सिलेबस खत्म हो चुका है तो आप लोगों को ये फोकस करना है कि वीक चैप्टर्स कौन कौन से, और नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये अगर कोई चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, वहां पर फोकस करें। तो आइडेंटिफाई वीक पॉइंट, अपना कौन सा वीक चैप्टर है। मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सर केमिस्ट्री के अंदर मेरे को नहीं पता है कि इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ भी नहीं पता मुझे, मान लीजिए मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं और मुझे सर पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ नहीं पता, या फिर मेरे को बनानी नहीं आती, तो सीधी बात है भाई सीखो। कहीं पर भी अगर कोई भी वीक पॉइंट है, मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स के अंदर सर मुझे और तो सब कुछ समझ में आता है लेकिन रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस नहीं होते, बिल्कुल बहुत सारों से नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दोगे, छोड़ने का टाइम नहीं है। अभी हाल फिलहाल में मैं लिटरली बोल रहा हूं, आज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आज छोड़ने का समय नहीं है। आप शायद हो सकता है अप्रैल में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि बेटा इतना इतना पढ़ ले, सब कुछ मत पढ़, लेकिन अभी एक राइट टाइम है, अभी आपको गाइड किया जा सकता है और अभी आप उस पर वर्कआउट कर सकते हो। इसलिए ये बातें की जा रही है कि यार हमारे पास अभी भी 6 महीने हैं और 6 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, अभी एक बैच आया, ड्रॉपर का बैच आया जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, वो भी बैच में से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे जिनके पास शायद 6 महीने 7 महीने 8 महीने टोटल मिला के यही बच्चे हैं, है ना। तो अगर ड्रॉपर के उस बैच में से हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं तो इसका मतलब 6 महीने में वास्तविक रूप में बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते हम इंटेंसिटी ना पर केवल फोकस ना करके हम कंसिस्टेंसी पर फोकस करें कि हम लगातार जो है डेली बेसिस पर पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये काम हम लोग करते हैं तो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो अपने को यह पता होना चाहिए कि मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं।
सबसे पहले अगर अपने को ये नहीं पता ना तो हमें कहां पर काम करना है, मुझे क्या काम करना है, मुझे अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में क्या करना है, वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात, आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स और वीक चैप्टर्स जो भी आपके हैं उनको कंप्लीट करना स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद दिसंबर तो सर सर्दियों का मौसम होता है, गुजर जाता है सर, पता नहीं कैसे, हर साल गुजर जाता है ना। हाँ, दिसंबर जनवरी पता नहीं कैसे गुजरते हैं भाई, सर्दी में सोए उठे और गुजर गया दिन, ऐसा लगता है, ठीक है। तो दिसंबर की अगर बात की जाए तो दिसंबर में आप लोग क्या करोगे, दिसंबर में आप लोग उन आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स एंड वीक चैप्टर्स, इसको आप लोग नवंबर दिसंबर 2 महीने में कोशिश करें कि जो भी अपने वीक पॉइंट्स है और उन वीक चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। अब उसके बाद जनवरी फरवरी स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो फरवरी मार्च में तो सर बोर्ड एग्जाम्स हैं, अगर बोर्ड एग्जाम्स नहीं तो यहां पर तैयारी कर दी। लेकिन जनवरी फरवरी मार्च को तो मैं स्पेशली जो 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले उन बच्चों के लिए मानता ही नहीं हूं, क्योंकि वो तो उस टाइम पर कंप्लीटली एंगेज हो जाएंगे 12th में। यानी कि 12th बोर्ड वाला बच्चा वास्तविक रूप में, जो भी इतने भी बच्चे ड्रॉपर के होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो 12th वाला बच्चा होता है, वो उसका 12th का स्ट्रॉन्ग होना है। और मैं आपको बता दूं कि 12th का स्ट्रॉन्ग होना 12th वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि 12th क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम में देख के आता हूं, तो 12th में तो उसको फुल कॉन्फिडेंस होता है। उसकी जो 12th वाले बच्चे की जो वीक पॉइंट होता है वो 11th होता है। और 11th पर वर्कआउट करने का समय कब से कब तक है बताना, 11th पर वर्कआउट करने का टाइम कब से कब तक है, नवंबर और दिसंबर और जनवरी 15 तक मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि यही 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने के आसपास मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिसमें आप 11th पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद तो आपका 12th का बोर्ड का एग्जाम है, तो 12th बोर्ड पर फोकस करना होगा। और अगर बोर्ड नहीं है तो उस केस में आप लोगों की रेगुलर स्टडीज चलती है, तो ध्यान सुनिएगा। तो नवंबर दिसंबर वीक पॉइंट जितने भी अपने वीक चैप्टर्स है वो कंप्लीट करने हैं। स्पेसिफिकली ज्यादातर बच्चे जो 12th में हैं उन लोगों का 12th वाला पोर्शन यूजुअली 11th वाला पोर्शन जो होता है वो यूजुअली वीक होता है, तो 11th वाले पोर्शन पर फोकस करना है, ठीक है। या फिर कोई भी चैप्टर, ऐसा नहीं है कि 12th के सारे एकदम बढ़िया, एकदम सॉलिड, रॉक सॉलिड हो रहे हैं, एकदम बढ़िया कंप्लीट है। आपको हो सकता है कि 12th के भी केमिस्ट्री का कोई चैप्टर हो जो वीक हो सकता है फिजिक्स का कोई चैप्टर जो है वो वीक हो सकता है बॉटनी जूलॉजी का कोई पर्टिकुलर चैप्टर हो जो वीक हो, तो उस पर भी काम करना है, क्योंकि इसके बाद में टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद जनवरी तक जाते जाते आपके काफी सारे टेस्ट होने लगेंगे, है ना, काफी सारे टेस्ट होने लगेंगे। आपको सबसे पहले टेस्ट पेपर देना है। फरवरी मार्च ये बोर्ड में गुजर जाता है साहब, और यहीं पर देखो बोर्ड होना 12th वाले के लिए फायदा भी है और ड्रॉपर वाले के लिए भी फायदा है। बोर्ड वाले के लिए इसलिए फायदा है क्योंकि वो बोर्ड में पढ़ाई कर लेता है तो एटलीस्ट उसकी 12th साउंड होती है। ड्रॉपर को यहीं पर एक पॉजिटिव पॉइंट भी मिलता है कि भाई उसके पास ये 2 महीने में बोर्ड का फोकस, बोर्ड की तरफ शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, वो अपनी रेगुलर स्टडीज जो रेगुलर टाइम टेबल है उसको एज इट इज फॉलो कर सकता है। स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के तो इस बार जो एग्जाम एक्सटेंड हो रहे हैं वो लगभग 1.5 महीने तक एक्सटेंड हो रहे हैं, है ना, तो लगभग 1.5 महीने के आसपास बोर्ड में चला गया। हाँ, इसमें बिहार बोर्ड वाले थोड़े से फायदेमंद है ना, बिहार बोर्ड वाले फायदेमंद है। यूपी बोर्ड में भी आई थिंक 15 दिन में एग्जाम हो रहा है खत्म, है ना, ऐसा कुछ है ना, कितने दिन में, 1 महीने, यूपी बोर्ड में 1 महीने चल रहा है इस बार, हाँ कितना, अच्छा 15 में, चलो ठीक है। तो अब ध्यान सुनना, अप्रैल, अब मैं आपको बता दूं कि अप्रैल में क्या होने वाला है, लेकिन अप्रैल पर आने से पहले सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस, है ना, आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस कि आप लोगों का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आप लोगों की प्रॉब्लम्स कहां है, प्रॉब्लम्स कहां पर है, कि सर किस चीज में दिक्कत आ रही है ना। आई एम हैविंग ए माइक, हाँ कौन स्टार्ट करेगा, हाँ बेटा बोलो। सीबीएसई बोर्ड वाला तो पढ़ लेगा, उन लोगों को तो टाइम मिल जाएगा 12th का बोर्ड का। अच्छा, सीबीएसई वाला तो 12th बोर्ड के लिए पढ़ लेगा, लेकिन बोर्ड का तो फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है, फिर आप बोल रहे 11th का रिवीजन 15 जनवरी तक करना है। 15 जनवरी लास्ट, उसके बाद में तो सोचना भी नहीं है कि मैं नीट का स्टूडेंट भी हूँ, सही शब्दों में बोलूँ तो 12th वाले बच्चों को 15 जनवरी के बाद तो सोचना भी नहीं कि मैं नीट का स्टूडेंट हूँ। तो फिर हम लोग कब से स्टार्ट करें बोर्ड का प्रिपरेशन तैयारी करना? तुम्हारा एग्जाम कब से, फरवरी 7 से, 2 फरवरी से। अगर बेटा जितने भी बिहार बोर्ड से हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि उनका एग्जाम जो है वो 2 फरवरी से, और 2 फरवरी से यदि है तो उसको कम से कम भी 1 से 1.5 महीना चाहिए, पहले 1 से 1.5 महीना चाहिए। तो यानी कि आप दिसंबर एंड नीट की लास्ट प्रिपरेशन समझिएगा। उसके बाद आप लोगों को केवल और केवल किस पर फोकस करना, अपने 12th की बोर्ड के एग्जाम पर फोकस करना है। बात समझ में आ रही है ना, कि 12th बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना है दिसंबर एंड ऑनवर्ड्स। आपके लिए 15
जनवरी नहीं है। हाँ, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ 15 जनवरी तक आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के बीच में अच्छा खासा गैप है, 1.5 महीने चलने वाले एग्जाम्स हैं अपने पास, है ना। हाँ, और बोर्ड के बाद यहाँ पर वापस आना क्या? अच्छा, बोर्ड के बाद सर कोटा वापस आए कि नहीं आए, है ना, बोर्ड के बाद कोटा वापस आए कि नहीं आए, तो मैं आपको इसके लिए प्लान बता देता हूं बेटा। आपको बता दिया जाता है कि यहां पर स्पेशली पीडब्ल्यू में, अक्रॉस द पीडब्ल्यू, है ना, वॉट एवर द सेंटर इज, आपके पास सवाल क्या है भाई, अप्रैल, दैट इज बोर्ड के बाद, है ना, बोर्ड के बाद क्या करना है भाई, क्या करना है भाई, ये कहानी है, ये सवाल है, बोर्ड के बाद क्या करना है। तो साहब भाई ये बात है कि बोर्ड के बाद स्पेसिफिकली आप लोगों को टेस्ट हो रहे होंगे, केवल टेस्ट 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 और टेस्ट, यानी कि आपके पास 12th बोर्ड वाले बच्चों के लिए आपके पास जो टाइम है वो लास्ट जनवरी लास्ट टाइम है, उसके बाद में आप बोर्ड में बिजी हो, और बोर्ड से जैसे ही आओगे उसके बाद तुम्हारे पास केवल और केवल टेस्ट देना है, टेस्ट एंड देन एनालिसिस, टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है, यही मेन इंपॉर्टेंट काम है। और डेली बेसिस पर मैं बोल रहा हूं कि वीक में कम से कम भी 3 से 4 टेस्ट देने, कम से कम भी, है ना, कि वीक के अंदर, वैसे तो यहां पर पीडब्ल्यू में बहुत सारे टेस्ट करवाए जा रहे हैं, इसके अलावा भी अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मेरे को तो जो है और भी टेस्ट देने हैं, अगर और भी टेस्ट देने तो उस केस में, और भी टेस्ट यदि देने हैं तो उस केस में आप टेलीग्राम पर जाइए, फ्री ऑफ द कॉस्ट बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, क्या मैं सही बोल रहा हूं, है ना, टेलीग्राम पर जाइए या किसी भी इंस्टीट्यूट का पेपर, नहीं तो यहाँ पर पास में ही आपके पास किसी भी स्टेशनरी बुक पर जाइएगा, अगर आप कोटा में तो किसी भी स्टेशनरी बुक पर जाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिस कोचिंग मिल जाएगा आपको, है ना, आपको स्टेशनरी वाले स्टोर पर मिल जाएगा। लेकिन फाइनल जो 1 महीना है, उस 1 महीने में पीडब्ल्यू की तरफ से जितने टेस्ट हो रहे हैं वो तो देने ही है, घर पर जाने के बाद उनका एनालिसिस करना है ना, टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, और उसके बाद टेस्ट एनालिसिस, और उसके बाद अगर नेक्स्ट डे मान लीजिए टेस्ट नहीं है तो फिर भी आपको घर के एनवायरनमेंट में बैठते हुए 2 से लेकर 5 बजे तक, टाइम स्लॉट भी फिक्स है, मैं टाइम स्लॉट 2 to 5 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यही टाइम होता है जिस टाइम पर नीट का एग्जाम होता है। तो पहली बात तो अगर 2 से 5 के बीच में, वैसे तो हमारा इवनिंग की कहानी है, तो 2 से 5 के बीच में अगर किसी को भी सोने की आदत है तो छोड़ दो, 2 से 5 के बीच में सोने की आदत है तो छोड़ दो, क्योंकि हमारा मेंटल स्टेट भी उस तरीके से होना चाहिए कि 2 से 5 के बीच में हम हाईली एक्टिव रहें। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बोलूंगा, क्योंकि अब सिलेबस खत्म होने को है, आप लोगों को बोल रहा हूं कि बेटा 2 से 5 वाला टाइम ऐसा होना चाहिए जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम में से गुजरे, मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम में से गुजरे, खूब सारे सवाल लगाए, है ना, जैसे आप लोग मान लीजिए संडे का आपके पास 2 से 5 बजे का टाइम है, आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, बिल्कुल 3 घंटे सिंगल सिटिंग में 3 घंटे गुजरने चाहिए, एटलीस्ट हमारे संडेज जो हैं वो तो सिंगल सिटिंग में 3 घंटे कम से कम सिंगल सिटिंग में गुजरने चाहिए। और सिंगल सिटिंग की आदत डालो कि सर मैं तो सर 1 घंटे बैठता हूँ, 1 घंटे बैठने के बाद जो है वो थोड़ा बहुत खाना वाना खा के आ जाता हूँ, फिर ज्यादा देर बैठ नहीं पाता। भाई एग्जाम के दौरान 3 घंटे बैठना है। एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले की बात है ना, कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरे एक रिलेटिव का कॉल आता है, और रिलेटिव का कॉल आता है और उनका बोलना था कि, जबकि मेरे को पता नहीं था कि वो पीडब्ल्यू से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पता चला कि अब वो पीडब्ल्यू से जो है वो पढ़ाई कर रही थी, है ना, एक रिलेटिव की जो बच्ची थी वो पीडब्ल्यू से पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उसका दिक्कत पता क्या थी, उसने बोला कि सर मैंने सारे नोट्स भी बनाया है, मैंने सब कुछ भी किया है, मैंने बहुत सारी मेहनत की है। मैंने कहा मॉड्यूल प्रैक्टिस किया है, तो उसका सेकंड ड्रॉप ईयर था। मैंने कहा मॉड्यूल प्रैक्टिस किया है सर, वो पहले साल में तो नहीं किया लेकिन इस बार तो मॉड्यूल भी प्रैक्टिस किया था, डीपीपी भी करी थी। तो फिर वो बोले कि, मैंने कहा फिर मार्क्स कितना है, उसने मार्क्स बताया, है ना, मार्क्स बताने के हिसाब से जो है वो बहुत मतलब सिलेक्शन तो नहीं हो पाता उससे, है ना। तो फिर उस केस में फिर बोला गया कि यार, मैंने कहा टेस्ट कहाँ पर दिए थे सर, वो तो मैंने ऑनलाइन दे दिए थे, कभी ऑफलाइन टेस्ट ही नहीं दिया हुआ, मेरे को टेस्ट की प्रैक्टिस ही नहीं है। तो लास्ट का 1 महीना कोचिंग में रहना इस वजह से जरूरी है क्योंकि टेस्ट की प्रैक्टिस होती है, और टेस्ट में ऑफलाइन बैठना भी जरूरी है। अगर आप केवल और केवल ये सोच रहे हो कि मैं घर से बैठ के जो है वो टेस्ट दे दूंगा, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लिटरली बोल रहा हूं, एग्जाम के टाइम पर हाथ पैर फूलने लगेंगे, एग्जाम के टाइम पर फालतू का अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप होगा, भले आपका इंटेलेक्चुअल कितना भी क्यों ना हो, लेकिन उस टाइम पर फालतू का एक प्रेशर बिल्डअप होने लगेगा। तो आप लोगों को लास्ट के 1 महीने में टेस्ट देने, और जब टेस्ट दे रहे हो आप लोगों को ऑफलाइन मोड में टेस्ट देना है, क्योंकि नीट का एग्जाम कैसा होता है, ऑफलाइन होता है, जेईई मेंस का ऑनलाइन होता है, लेकिन नीट का कैसा होता है, ऑफलाइन होता है। तो ऑफलाइन टेस्ट देना है ना, डेली टेस्ट देना, स्पेशली जब पीडब्ल्यू में टेस्ट हो रहे हैं तब वहां पर टेस्ट देना है। और अगर आपको लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है
तो यूज टेलीग्राम। आज की तारीख में इतना कंटेंट अवेलेबल है जिसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है, कंटेंट की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है, बस हमारी चाहत होनी चाहिए, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पर जाइए या कहीं पर भी जाइए और वहां पर जहां पर भी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल अवेलेबल हो जाए कर डालो, क्या दिक्कत है, क्या बुराई है ना। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन मैटर करता है ना। तो आप लोग ये कोशिश करें। और कोई सवाल? हाँ, और कोई सवाल? तो यहां पर हमारे पास एक और है। हाँ बेटा बोलो। अच्छा है, हाँ हाँ सर 11th का जो रिवीजन करेंगे वो ज़्यादा नोट से करें या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके? 11th का रिवीजन सर कैसे करें? 11th वाला पोर्शन मुझे अगर रिवाइज करना तो वो कैसे करें? बिल्कुल सही बात है ना। तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 11th रिवाइज कैसे करें, है ना। 11th रिवाइज कैसे करें? तो सब, है ना, 11th के लिए सबसे पहला प्लान सुनिएगा, सबसे पहली बात सुनिएगा, आप लोगों को जो रिवाइज करवाया जा रहा है ना, यू कैन यूज दोज लेक्चर्स, रिविजन लेक्चर्स आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं बेटा, फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो फिजिकल केमिस्ट्री एक बार नोट्स पढ़े और नोट्स पढ़ने के बाद केवल क्वेश्चंस लगाएं। उसके बाद 10 बार नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा, 10 बार नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार नोट्स को क्विकली गो थ्रू करें और उसके बाद केवल क्वेश्चन एंड क्वेश्चन। और क्वेश्चन में भी कौन से क्वेश्चंस लगाएं? तो बेटा मैं नीट वालों के लिए स्पेसिफिकली रिकमेंड करता हूं, एक तो आप नीट के पीवाईक्यूज लगा लो, और पीवाईक्यूज में भी अगर आप लोग पिछले 10 साल के लगा रहे हैं तो दैट इज वेरी वेल इनफ, है ना। 10 साल के लगा रहे हैं तो वो भी इनफ है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, तो केमिस्ट्री में तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पिछले 38 साल, पिछले 38 ईयर्स के जो क्वेश्चन लगाने वो लगा लीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मिलेंगे। अदरवाइज आज का सिलेबस और आज के 38 साल पहले भी जो सिलेबस था, जो आज की तारीख में बुक्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही है, आज के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक्स बना रखी है। तो सबसे पहले पीवाईक्यूज लगा लें और मिनिमम टू मिनिमम 10 साल तो लगाए ना, हर सब्जेक्ट में आप 10 साल का रूल तो हर एक सब्जेक्ट में लगा लीजिए। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चंस करने तो आप जेई मेंस वाले क्वेश्चंस करें। जेई मेंस, ये मैं जेई मेंस आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं, पहली बात तो नीट 2024 का पेपर देखा, 2025 का पेपर देखा हम लोगों ने, और 2025 के पेपर के अनुसार एक आइडिया तो लगता है कि क्वेश्चन जो बनाने का तरीका हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम जेई एडवांस की तैयारी करने लग जाए, नो बेटा। हमें यहां पर यह समझना होगा कि नीट इज नॉट एट ऑल जेई एडवांस। कोई अगर आप लोगों को बोलता है कि जेई एडवांस का क्वेश्चन लगाओ तो भाई वो समझदारी नहीं है। सर आउट ऑफ द सिलेबस ये चीजें पढ़ लो तो वो भी समझदारी नहीं है। बी वेरी मच स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस, सिलेबस जो है उससे स्ट्रिक्ट रही है। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा सवाल बताऊं, आप लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ट्रांस इफेक्ट, जॉन टेलर इफेक्ट, ऐसा सुना है? एक क्वेश्चन आता है ना। अगर पीवाईक्यूज की अगर आप बुक देखेंगे 2016 और 2019 के पूछे गए सवालों में से है कि जॉन टेलर इफेक्ट एंड दैट इज दूसरा कौन सा, ट्रांस इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट और ट्रांस इफेक्ट के बारे में हिस्टोरिकली किसी भी जगह पर नहीं पढ़ाया जाता, ना नीट का कोई पार्ट रहा है, ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई पार्ट रहा है। लेकिन उसके बाद वो सवाल पूछा गया, और जब सवाल पूछा गया तो सबको नहीं आया, तो उसी हिसाब से रैंकिंग्स जनरेट होती है। इस बार कौन सा 720 में 720 वाला जो है वो सेलेक्ट हुआ है। इस बार भी तो जो पहली रैंक है वो पहली रैंक कितने पर है, 686 पर, 686 पर पहली रैंक है। तो पहली बात तो दिमाग में से ये निकाल दो, ये साइकोलॉजी निकाल दो कि मुझे बहुत ज्यादा स्कोर करना है। एग्जाम पेपर जब भी देने जाएं तो सबसे पहले तो ये देखें कि यार एग्जाम किस तरीके का आया है, कट ऑफ भी उसी तरीके से जाएगी। तो दिमाग में ये प्रेशर नहीं रखना, कभी भी कोई भी टेस्ट भी दे रहे हो या फाइनल एग्जाम भी है तो ये प्रेशर नहीं रखना कि यार मेरा पेपर अगर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। अच्छा और बुरा एक रिलेटिव टर्म है। किसी टाइम पर 650 पे भी, शायद पिछले साल 650 पे भी कुछ स्टेट्स में मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहे थे, और इस बार 650 पे तो एम्स वाले आके बोल रहे हैं अरे हमारे यहाँ आओ भाई, है ना, हमारे यहाँ पर आइए, है ना। तो इसका मतलब है कि 650 को हमने क्राइटेरिया बना लिया नीट 2024 के अकॉर्डिंग कि 650 के ऊपर होगा तो सिलेक्शन होगा। लेकिन हमेशा ये जरूरी, अगर मैं जेई की बात करूं तो 50% पे भी बहुत अच्छा आईआईटी मिलता है। जेई एडवांस में 50% मार्क्स भी अगर कोई ले आता है तो बहुत अच्छा आईआईटी वहां पर मिलता है। तो इट ऑल डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द पेपर, या पेपर का ओवरऑल लेवल क्या हो उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो काम की बात सुनो। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको नोट्स करने, क्वेश्चन करने पीवाईक्यूज और जेई मेंस। लेकिन यहां पर नोट्स केवल वन टाइम और 2 टाइम, एक
एक बार, दो बार, तीन बार, इससे ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए 10 बार पढ़ रहे हो, यहां से बहुत ज्यादा नहीं सीख सकते। इन द सिमिलर वे अगर आप फिजिक्स की भी बात करो, सेम पढ़ने का तरीका, फिजिक्स में भी अगर आप नोट्स कर रहे हो तो एक बार करो, दो बार करो, लेकिन उसके बाद क्वेश्चंस करो। नोट्स के भी क्वेश्चन लगाने तो पेपर लगाओ, पहले क्वेश्चन दिख रखा है, क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन को छुपाओ और खुद से ट्राई करो। अगर आपको सॉल्व क्वेश्चन ही करने हैं तो नोट्स के क्वेश्चन को भी कर रहे हो तो नोट्स के क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, ऊपर क्वेश्चन देखा, नीचे पेपर लगाया कि भाई ये सॉल्यूशन मुझे नहीं दिखना चाहिए और फिर उसको सॉल्व करूंगा, ये तरीका होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं, स्पेसिफिकली बोटनी जूलॉजी, आईओसी, इनके अंदर आईओसी और ओसी की तरफ भी मैं चलता हूं। ओसी को पढ़ने का तरीका भी सुनिए। ओसी के लिए आप नोट्स को आपको इससे ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। पहली बात तो मल्टीपल टाइम्स, है ना, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों? कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या आता है, रिएक्शंस आती है। अगर कोई बोलता है कि डाइल्यूट NaOH अगर मैंने ले रखा है तो उसके इसमें क्वेनिजारो होगी या एल्डोल होगी, तो शायद आपको याद रखना पड़ेगा कि एल्डोल होगी। बात समझ में आ रही? हाँ, तो अच्छा एल्डोल भी हर बार हो जाएगी सर, वो भी डिपेंड करता है कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। यानी कि चीजें मेमोराइज करने वाली भी बहुत सारी है, चीजें इंफॉर्मेशंस भी बहुत सारी है। तो यहां पर नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। और स्पेसिफिकली इसमें एक चैप्टर आता है हमारे पास GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगहों पर यूज होते हैं, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखें। लेकिन अल्टीमेटली आप लोगों को नोट्स करने और उसके बाद आई विल रिकमेंड कि आप NCERT भी पढ़ लें। वैसे तो आप लोग क्योंकि इसका क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन 12th में है, और 12th के अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट NCERT तो अपने को पता है। ये अच्छा पॉजिटिव पॉइंट भी हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैक्सिमम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th में बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। तो 12th वाले पोर्शन, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में है और 12th में NCERT पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें दे रखी है। तो नोट्स और NCERT दैट इज वेरी मच इनफ। और उसके बाद में आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं वापस वही PYQ एंड JEE मेंस, PYQ एंड PYQ नीट के PYQs कर लीजिए और JEE मेंस के PYQs अगर लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट नीट के PYQs लगा लें। आईओसी, बोटनी और जूलॉजी, शायद इनको पढ़ने का तरीका सेम है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT बेस्ड काफी ज्यादा है, इंफॉर्मेशन बेस्ड काफी ज्यादा है। तो इसमें एक बार नोट्स पढ़ें और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स NCERT पढ़ें, NCERT मल्टीपल टाइम्स। और अगर आपको लगता है कि मुझे नोट से बहुत अच्छे से चीजें याद हो रही है तो NCERT पढ़ने के बाद आप नोट्स को वापस पढ़ लीजिए, चलेगा। लेकिन वापस ध्यान सुनिएगा, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में 10 बार नोट्स पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि वहां पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो उनके नोट्स अगर पढ़ भी रहे हो तो उसमें क्वेश्चन को करो, है ना, कि क्वेश्चन देखा उसका सॉल्यूशन खुद से बनाना है। अगर यहां पर बात की जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको नोट्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने हैं, लेकिन उसी के साथ साथ NCERT पढ़नी भी जरूरी है। NCERT पढ़नी भी जरूरी ताकि चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में याद रहें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोटनी और जूलॉजी के लिए आपको नोट्स तो पढ़ने ही है, इसी के साथ साथ NCERT भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करनी है। उनके NCERT के लाइंस में से सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने AITS दिया हो, है ना, तो बाल की खाल उखाड़ दी थी, है ना, कि सर अल्टीमेटली NCERT की लाइंस के बीच में से सवाल बनाए जा सकते हैं। और ये ऐसे सवाल वास्तविक रूप में NTA बहुत ज्यादा फ्रेम कर रहा है। नीट 2024 के अंदर भी बोटनी जूलॉजी के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो NCERT के बीच में से अच्छे खासे आए थे। इवन तो 2024 में कट ऑफ अच्छी खासी हायर गई थी, बट क्वेश्चंस अच्छे खासे थे। तो यस, 11th को रिवाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी, इनके लिए प्लानिंग करें। प्लानिंग के अंदर हिस्से में ये होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसके अलावा सर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये मटेरियल है, इसका ये मटेरियल, इसका वो कर लेता हूं, उसका वो कर लेता हूं, नो भाई, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। लिमिटेड पढ़ो, इतना ही पढ़ो और इसी को बार बार करो, काफी है। अगर आपने सोचा कि मैं सर ये वाली बुक लगा लेता हूं, मैं ये वाली बुक लगाता हूं, लेता हूं, मैं ये वाली बुक लगाता हूं, 4 बुक लगा लेता हूं, भाई एक ही चैप्टर में PhD नहीं करनी है ना। एक ही चैप्टर में 2 चीजें समझे। अभी पढ़ते टाइम पर भी ये चीज समझे कि ना तो मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में PhD करनी है, क्योंकि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम ना तो केमिस्ट्री में PhD करने वाला है, ना बोटनी में करने वाला है, ना जूलॉजी में करने वाला है, ना ही हम फिजिक्स में करने वाला है। तो कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर चैप्टर से इतना दिल ना लगा लें कि उसके लिए सर 10 दिन तक वही पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, ना टेस्ट के दौरान भी आदत डालें कि कभी कभार होता है सर मेरे को तो ना बायो बहुत अच्छी लगती है, तो बायो के टेस्ट पेपर को बहुत अच्छे से आराम से अटेम्प्ट किए जा रहे हैं और बायो आ गया टफ, तो हो सकता है कि उसके इसमें आपको केमिस्ट्री पर या फिजिक्स पर भी मूव करना पड़े, है ना। तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
हो सकता है कि आपने कई माइंड अलग बना रखा हो कि मुझे इस बार जो है ये बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करनी है, लेकिन हो सकता है कि आपको एग्जाम के दौरान ये डिसीजन लेना पड़े कि शायद बायो से पहले मुझे केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स करनी पड़ जाए। तो आप पहली बात तो दिमाग से ये फ्लेक्सिबल रहें कि टफ कोई सा भी आ सकता है ना। नीट 2025 में क्या हुआ, बच्चे सोच के गए कि भाई पेपर तो जैसा आता है हर बार वैसे ही आएगा, क्योंकि 2023 में भी इजी था, 2022 में भी इजी था। तो जब इजी था तो दिमाग में यही फ्रेम कर रखा है कि 650 पे सिलेक्शन होता है, 600 पे सिलेक्शन होता है, सब क्वेश्चन कर लेंगे। एग्जाम में गए, पहले क्वेश्चन देखा और पहले ही क्वेश्चन के बाद सोचने लगे इस बार कैसे होगा, क्यों कैसे होगा। बेटा दैट इज सेकेंडरी थिंग, क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि ये ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए शायद, लेकिन हमारे हक में जो है, हमारे हक में मेहनत करना है और मेहनत करने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, ये हमें इंश्योर करके चलें। अगर हम इतना इंश्योर करके चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। तो रिवीजन के लिए आप लोगों को यहां पर मैंने बताया कि नोट्स कितना पढ़ना है। केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर नोट्स को एक बार दो बार पढ़ें और उसके अलावा आप क्वेश्चंस लगाएं। मेन क्वेश्चन मस्ट बी द फोकस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स भी फोकस है और क्वेश्चन भी ठीक ठाक फोकस है। यहां पर आपके पास नोट्स और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन बार बार आप लोगों को रिवाइज करनी पड़ेगी, इनमें रिवीजन बहुत ज्यादा चाहिए होता है ना। तो ये काम करें। और लास्ट का पूरा अप्रैल का महीना गुजरेगा किसमें, टेस्ट में, ओनली एंड ओनली टेस्ट। तो इसके लिए कुछ बचा के मत रखिएगा कि सर मेरा ये बैकलॉग है, ये तो अप्रैल में कर लूंगा मैं, खत्म, बोर्ड के एग्जाम के बाद मैं आऊंगा, बोर्ड के एग्जाम के बाद कंप्लीट कर लूंगा या फिर अप्रैल में कंप्लीट कर लूंगा। तो भाई मैं बता देता हूं, अप्रैल के अंदर लगभग 70-80 चैप्टर्स है हमारे पास सिलेबस में, और इतने सारे चैप्टर्स और दिन है हमारे पास 30 है ना। 30 दिन के अंदर सर हर रोज भी अगर मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करूं तब 2 चैप्टर 2.5 चैप्टर कंप्लीट करूं तब जाके सिलेबस होता है खत्म, जो कि बहुत ज्यादा इजीली पॉसिबल नहीं है। अब हाँ, इन 6 महीने के अंदर एक काम तो सबसे इंपॉर्टेंट ये करें कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें। शॉर्ट नोट्स किसमें, स्पेशली बेटा फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो जरूर बना लें, क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकल्स हैं है ना, फॉर्मूलाज हैं, तो ये जरूर बना लें, शॉर्ट नोट्स बना लें। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस का एक चार्ट बनाएं। जैसे एल्डोल में क्या होता है, कैनिजारो में क्या होता है, फिंकलस्टीन में क्या होता है, स्वाट में क्या होता है, नेम रिएक्शन का एक चार्ट बनाएं, है ना। तो और इसके अलावा आप लोग अगर बॉटनी जूलॉजी के अंदर देखा जाए तो वहां पर कुछ फ्लो चार्ट्स डिजाइन करने की कोशिश करें। फ्लो चार्ट डिजाइन करने की कोशिश करें। तो शॉर्ट नोट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस और बॉटनी जूलॉजी में फ्लो चार्ट। और बेटा मैं लिटरली बोल रहा हूं कि मार्केट में बहुत सारे फ्लो चार्ट मिलेंगे, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स वही काम आता है जो अपने हाथ से बनाओ। दूसरे के हाथ से बना हुआ शॉर्ट नोट्स अपने लिए काम का नहीं है ना। तो अप्रैल के अंदर केवल टेस्ट देने, तो अप्रैल के लिए देयर शुड बी नो बैकलॉग, यहां पर कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए। अच्छा, और कोई सवालों की तरफ, एनीवन, एनी मोर क्वेश्चंस? चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, है ना। और अगले 6 महीने अगर आप लोगों ने, मोरल ऑफ द स्टोरी अगर मैं एक लाइन में अगर सम अप करूं तो कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप मई 3 तक लगातार ये कंसिस्टेंसी फॉलो करते हो तो वही आपको रिजल्ट मिलेगा जो वास्तविक रूप में आप चाहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।